अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर साहब। इरफान साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हो रही थी तो मुझे पता है बिल्कुल ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा इरफान साहब, मैचेस की बात करेंगे। आज मैच हो रहा है आयरलैंड और न्यूजीलैंड का, और अगर बात करें थोड़े फैक्ट्स की तो ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड जो है वो नंबर 1 पर है और आयरलैंड जो है वो 5वें नंबर पर है। क्योंकि अभी परफॉर्मेंस आप भी यही कह रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि अच्छी है आयरलैंड की, दे आर डूइंग वेल। अगर वो मैच जीत भी जाते हैं क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? देखें, ऑफिशियली तो अभी वो नॉकआउट नहीं हुए सेमीफाइनल से, बट रादर इम्पॉसिबल वाला इस वजह से है कि अगर वो लेट्स अज्यूम आज का मैच जीत जाते हैं, ऑलरेडी दे हैव 5 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट्स तो 5 हो जाएंगे, तो पॉइंट्स पे तो आ जाएंगे, बट उनका रन रेट बहुत नीचे है आयरलैंड का, उनका -1 पॉइंट समथिंग है, और न्यूजीलैंड का जो अभी करंट रन रेट है वो +2 पॉइंट समथिंग है, जो सबसे ज्यादा है अपने ग्रुप के अंदर। बट मेरा ख्याल है कि ऑल्दो कि आयरलैंड ने स्टार्ट अच्छा लिया, ऑलमोस्ट 45+ रन कर चुके हैं 6 ओवर्स में, तो बट फिर भी इतना बड़ा टारगेट न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत सीजन किस्म के तमाम बॉलर हैं और बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो मेरा ख्याल है चेस बहुत मुश्किल है उनके लिए, बट अभी करंट सिनेरियो में तो अच्छा खेल रहे हैं वो। ऑल राइट। और आज खास तौर पे एक और चीज मैं ऐड करता जाऊँ, आज विलियमसन ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली न्यूजीलैंड की जानिब से। उनका भी यही बोला जा रहा था, जिस तरह हम बात कर रहे हैं जो रूट की बात करते हैं, स्टीव स्मिथ की बात करते हैं, ये वो तीसरे बैट्समैन थे जिनको कहा जाता है कि जी ये भी शायद T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं हैं तो ये भी दुनिया के बेस्ट बैट्समैन के टॉप 3 में आते हैं, बट T20 के लोग क्रिटिसाइज करते थे कि शायद ये उसकी डिमांड को पूरा नहीं करते, बट आज जिस तरह की उन्होंने 200 ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग्स खेली और 35 बॉल पे 62 बनाए, बहुत शानदार इनिंग्स थी उनकी, और मेरा ख्याल है यही एक खूबसूरती है। जब उन्होंने देखा कि ओपनर्स मेरे उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, तेज नहीं खेल सके, तो उन्होंने आके वो सारा ऑनर्स ले लिया और उन्होंने फिर बड़ी तेज इनिंग्स खेली, क्योंकि उनको आइडिया था कि ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो हर मैच जो है वो डिसाइड करेगा कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, तो उस चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए, और विलियमसन की मैं बात करता जो शायद कल भी हमने थोड़ा जिक्र किया इनका, ये स्कूल लेवल से कैप्टन के तौर पे न्यूजीलैंड ने इनको पिक किया। ये स्कूल में पहले कैप्टन थे, फिर ये कॉलेज में कैप्टन आए, फिर अंडर-16, फिर अंडर-19, शुरू से एक कैप्टन कमोडिटी थे। और न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया से हटके, जब वो कोई कैप्टन बनाता है तो फिर दे डोंट चेंज, वो फिर एक लॉन्गर रन देते हैं टिल रिटायरमेंट। तो ये एक खूबसूरती है इनके बोर्ड की भी, इनकी टीम की भी, कि वो उसमें इस तरह की कोई चीज़ आती नहीं है जिस तरह के बाकी कंट्रीज में आप देखते हैं कि जी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, प्लेयर की लाइकिंग डिसलाइकिंग आ गई, कैप्टन को वो वैल्यू नहीं दी गई। हर कंट्री के अंदर हम कहीं ना कहीं ये इशू देखते हैं, बट न्यूजीलैंड के अंदर आपको कभी ऐसी न्यूज़ नहीं सुनने को मिलेगी। शायद एक दफ़ा आज से 5-6 साल पहले जब टेलर के रॉस टेलर और इनका जो दूसरे कैप्टन थे उनके हवाले से एक दफ़ा इस तरह आया कि जी कौन कैप्टन होना चाहिए, बट उसके बाद हमने कभी ऐसी कंट्रोवर्सी न्यूजीलैंड के हवाले से ना पास में सुनी ना अभी सुनी है। बिल्कुल। अच्छा इरफान साहब, थोड़ी सी अब कल के मैचेस की बात करते हैं। पाकिस्तान का कल मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, और बहुत सारे लोग जो है वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि बस किसी तरह पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। पाकिस्तान ने मैच जीता। क्या कहेंगे पाकिस्तान की कल ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में? कितना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, या उस तरह से सेटिस्फैक्ट्री? बहुत सारे लोग ये भी अपने तज्जिए पेश कर रहे हैं कि जी इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, इससे भी ज़्यादा अच्छा खेल सकते थे, लेकिन उस तरह से अच्छा नहीं परफॉर्म किया। इससे अच्छा क्या खेलते, जहाँ तक वो खेले बहुत अच्छा खेले। मैंने शायद कल भी कहा कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतेगा तो पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन दुनिया से थोड़ी डिफरेंट है। इधर आप पहले रन्स ऑन द बोर्ड लगाते हो तो फिर आपके लिए उसको रोकना ज़रूरी है, और मैंने शायद कल कहा था कि पाकिस्तान अगर 160-170 कर जाता है पहले खेलते हुए तो आप हमारी बॉलिंग लाइनअप दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, तो हम इजीली रोक लेंगे इनको। तो वही चीज़ हुई कि हम 33 के मार्जिन से जीत गए। अगर मेरा ख्याल है बारिश ना आती इन बिटवीन तो हम शायद इससे भी ज़्यादा रन के मार्जिन से जीत जाते। ये जो रेन के बाद DL मेथड, डकवर्थ लुईस मेथड आया, उसकी वजह से उनको थोड़ा सा एक होप मिल गई थी साउथ अफ्रीका को, क्योंकि आखिरी 5-6 ओवर में अगर आपके पावर हिटर क्रीज पे हैं तो आपके लिए समहाउ हो सकता है पॉसिबल कि आप चेस की तरफ चले जाएं, बट हमारे बॉलर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। खास तौर पे वसीम जूनियर ने जो 3rd लास्ट ओवर किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। इस तरह की खूबसूरत उन्होंने रिवर्स स्विंग बॉलिंग की। फिर इसी तरह जो नसीम शाह ने अपना 2nd लास्ट ओवर किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, और हारिस रऊफ ने ऑलरेडी लास्ट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। शुरू में उनको थोड़े रन कंसीड हुए, बट डेथ ओवर जिस तरह की वो खूबसूरत हर मैच में परफॉर्म करते चले जा रहे हैं, वो एक आपका
आइकॉनिक प्लेयर बनता चला जा रहा है। और सिर्फ डिस्कशन ज़्यादा की जा सकती है, जिस तरह हमने इस वर्ल्ड कप से आने से पहले डेली टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो था वो मिडिल ऑर्डर था। एग्जैक्टली आप देखिए अलग ही मिडिल ऑर्डर ने फिर कल परफॉर्म कर दिखाया ना। अब इस वर्ल्ड कप के अंदर जी सारे का सारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन मिडिल ऑर्डर के बजाय ओपनर्स हैं आपके। इसमें आपने कहना शुरू किया कि आपके ओपनर सरवाइव करते हैं तो आप जीते हैं, मिडिल ऑर्डर नहीं करता, तो अल्लाह ताला ने वो पूरा शिफ्ट कर दिया कि मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है समहाउ, जिस तरह भी कर रहा है, जितना भी टोटल जिस मैच में भी करते रहे मिडिल ऑर्डर करते रहे। ओपनर तो हमारे सिर्फ एक मैच में रिजवान ने 49 किया, बाकी तो 3 मैच में कुछ नहीं कर सके, बाबर 4 मैच में कुछ नहीं कर सके। तो ये देखें, ये क्रिकेट जो कहा जाता है ना, ये मैंने अक्सर कोचेज और कैप्टन के साथ बहुत मेरा उठना बैठना हुआ, उन्होंने कहा इससे क्रूअल गेम भी कोई नहीं है। क्रूअल इन द सेंस कि एक दिन ये आपस को आसमान भी ले जाती है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग वेल एज अ टीम भी एज अ इंडिविजुअल भी आप सुपरस्टार बन जाते हैं। एग्जैक्टली व्हेन यू डोंट परफॉर्म तो ये आपको अर्श से फर्श पे भी लेके आती है और वो बहुत बुरा गिराती है। मतलब यही बाबर आजम था जिसको आज से 2-3 मंथ पहले पूरे कंट्री ने सर पे उठाया हुआ था, ठीक है, कि ये हमारा सुपरस्टार, इवन इंटरनेशनल मीडिया एज वेल। बिल्कुल। बट आज क्या है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही बाबर आजम T20 का फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, बाबर आजम को टीम में नहीं होना चाहिए, कैप्टेंसी की बातें हो रही हैं, उनको बहुत कैप्टेंसी की बात हो रही है, उनके स्ट्राइक रेट पे बात हो रही है। असल में जब आप परफॉर्म करते हो ना तो आपके तमाम लूप होल्स जो हैं, एफिशिएंसीज जो हैं वो हाइड हो जाती हैं। जैसे ही आपकी अपनी परफॉर्मेंस जाती है तो आप एक्सपोज हो जाते हो। बट मैंने अपने हमेशा एनालिसिस के अंदर एक चीज़, आज से 1 साल से अगर आप मेरे तमाम शोज देख लें, मैं कहता जा रहा था कि बाबर की जो परफॉर्मेंस है वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, और रिजवान भी समहाउ जी स्ट्राइक रेट के लिहाज से मैं बात करूँ ना, तो दोनों कर रहे थे, उस पर तो कोई डिबेट नहीं थी। असल प्रॉब्लम क्या था कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो होती थी, आपका स्ट्राइक रेट 100-115 के इन बिटवीन रहता था, जो टीम को समहाउ बेनिफिट नहीं देता था। आप सेकंड ईयर की टीम से आराम से जीत जाते हो जब आपको 140, 50 या 60 किया आपने और आपकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, आप उनको कंटेन कर लेते हो। बट अगर आप किसी 8 ईयर की टीम के, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वगैरह आती हैं, तो आप जब इनके साथ खेलते हो तो इनके लिए 150-60 बनाना मसला नहीं, क्योंकि ये एग्रेसिव इंटेंट के साथ आते हैं, दूसरी टीम पे पूरा ओपोनेंट पे अटैक करते हैं, तो आप फिर एकदम कंप्रेसर्ड हो जाते हो। देखें, टीमों ने, अच्छी टीम और बुरी टीम में ये फर्क है कि अच्छी टीम कंप्रेसर्ड नहीं होती, बिल्कुल ऐसे वो ठीक है, वो अपने आप को दोबारा करती है और टोटल वो अटैकिंग मोड में रहती है, एग्रेसिव रहती है। ये जो आपके ऊपर, हमारी टीम का एक प्रॉब्लम ये है कि जब इन पे अटैकिंग क्रिकेट इनके गेम्स खेली जाती है तो दे बिकम कंप्लेसेंट, तो इनको फिर गिराना थोड़ा आसान हो जाता है। अब मैंने क्यों कहा था दोनों मैचेस जिम्बाब्वे के मैच के बाद कि पाकिस्तान अगला कोई मैच नहीं हारेगा, क्योंकि जब मुझे इनकी हिस्ट्री का पता है कि जब ये बुरा परफॉर्म एक दफा कर जाते हैं, जब इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, फिर इनसे अच्छा भी कोई परफॉर्म नहीं करता, और विदाउट फियर जब ये खेलते हैं तो फिर ये सबसे डेंजरस साइड है। साहब आप तो ये भी कह रहे हैं कि अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाती है किसी तरह हमारी टीम तो फिर ये फाइनल भी जीत लेंगे। हाँ, मैं तो उस पर बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान अगर किसी तरह अल्लाह ने चाहा तो अगर सेमीफाइनल पहुंच गया तो ये सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान नहीं हारता, ये जिसको कि अब मोमेंटम बन चुका है ना एक, और अब उनका एक स्टेट ऑफ माइंड बन चुका है कि अभी तो रात को रोज ना सोचते होंगे शायद ये हमारी आखिरी गेम है और हम शायद वापस चले जाए। जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में कोई भी टीम होती है ना, उधर से अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसकी पास्ट के अंदर बहुत एग्जांपल भी हैं, उसमें हमने 92 का अपना वर्ल्ड कप देख लें जो हमने जीता, हम जीत गए। और इवन दो आप जिन मैचेस में आप अगर अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें कि जिस इवेंट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे टॉप से, सेमीफाइनल और फाइनल में जाके आप हार गए। चाहे 99 का वर्ल्ड कप देख लें, दुनिया की बेस्ट साइड थी आपकी, फाइनल में आप हार गए। अभी लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बेस्ट टीम थी, आप फाइनल में हार गए, सेमीफाइनल में हार गए। 2007 में हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड थी, इंडिया से बहुत बेहतर साइड थी हमारी, हम फाइनल में हार गए। तो जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो ना तो एक दिन आपका बुरा आ जाता है, और नॉर्मली क्योंकि प्रेशर होता है आप पे, आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन पे चले जाती है। जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होते हो तो आपके हर मैच में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है कि आपने जो बुरा अपना करना था वो कर दिया, शेल से बाहर आते हो, फिर आपका लेवल कम हो जाता है कि यार जो हमने तो हार ही चुके थे तो अब अटैक करें। हाँ। उसमें आपकी मेंटालिटी, हमारी एज ए नेशन भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम अगर आप इन जनरल भी देखोगे ना आप, तो हमारा ये कि हम जब सर पे पड़ती है या कुछ ऐसा होता है तो फिर देन वी परफॉर्म, तो फिर एक बेहतर करते हैं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, और इसीलिए मैं ये स्टेटमेंट 2 दिन से बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम पहुंच गए, और मैंने ग्रुप मैचेस का भी यही कहा था, मेरे से और काफी चैनल ने भी पूछा, लोगों ने पूछा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से आप बात कर रहे हो, ये ऑप्शन है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीत नहीं सकता। मैंने कहा पाकिस्तान इजीली जीत जाएगा,
क्योंकि मुझे पता था कि ये अब इन पे प्रेशर नहीं है, इन्होंने अटैक करना उन पे। और साउथ अफ्रीकन जो हैं दे आर चोकर एज वेल, वो हर बड़े इवेंट के अंदर, अहम मैच के अंदर आके वो कोलैप्स करते हैं। और कल भी उनसे जब प्रेशर उनके ऊपर अटैक किया तो दे कुडंट सर्वाइव। और मेरा ख्याल है कि अब इधर से आगे जाना चाहिए। और इसमें एक कल के मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आपने हारिस को चांस दिया। मैंने इस लड़के को 1 साल से बहुत सपोर्ट किया अपने हर शो में, हर जगह मैंने जब बात की कि इस लड़के को अब टीम का पार्ट होना चाहिए। आप उसकी इनिंग का कंपैरिजन करें बाकी लड़कों के साथ, वो जिस तरह पहले ओवर में आउट हो गया, वो आया बाबर देखे आप 16 बॉलों पे ऑलमोस्ट उन्होंने 5 या 6 बनाया, तो वो टोटल एक शेल के अंदर थे बाबर, ना उनकी शॉट लग रही थी, ना टाइम हो रहा था बॉल। इस बच्चे ने आके आपको एक मोमेंटम दिया काफी जबरदस्त किस्म का, और हर तरह की इनोवेशन वाली शॉट खेली, रैम शॉट खेली, स्वीप खेली, अपर कट खेली। तो ये एक आज का T20 की डिमांड है और आपको ऐसे प्लेयर चाहिए। बात करते हैं शादाब की। शादाब खान ने भी कल बहुत अमेजिंग इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच का भी उनको अवार्ड मिला। उसके बाद अगर बात करें हम लोग इफ्तिखार अहमद की भी, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत इनिंग्स खेली, क्या कहेंगे? जिस तरह मैं हमेशा स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने रिजवान और बाबर की भी ब्रेक से पहले बात की कि इनके स्ट्राइक रेट का मसला है। अगर आप हारिस की इनिंग्स देखें तो इसने 11 बॉलों पे 28 किया और ऑलमोस्ट 270 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ ही रन स्कोर किए। इसी तरह शादाब की इनिंग्स की बात करें, जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि पावर प्ले ख़त्म हो चुका था। अटैक भी हमें पता है कि शादाब स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, बट जिस तरह उन्होंने नोकिया के आके अटैक किया उसके अगेंस्ट, वो बहुत शानदार था। और जिस तरह के छक्के लगाए और पावर हिटिंग प्रॉपर नज़र आई, वो क्रिटिंग शॉट थी। एक होता है कि आप जस्ट वो जिसे कहते हैं कि बल्ला घुमाने वाली चीज़, वो नहीं की उन्होंने बड़ी बैलेंस किस्म की हिटिंग की। फिर इसी तरह उसकी इफ्तिखार की बात करें तो उन्होंने भी 35 बॉल पे 51 रन स्कोर किए। उनका स्ट्राइक रेट भी 170 था। अगर आपने 180 या 200 तक जाना है तो आपके प्लेयर्स को एटलीस्ट 3-4 प्लेयर को, 3 को तो मस्ट आपके 170 प्लस की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब एक 10-15 की क्रिकेट के साथ इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप देखिएगा स्टैट्स, एंड ऑफ द डे आप 50% जीतेंगे, 50% हारेंगे, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड नहीं है। आपने हर मैच जीतने की तरफ जाना है। हो सकता है कि एक आधा मैच आप हारे, बट दैट इज एक्सेप्टेबल। दूसरी टीम भी ऑब्वियसली खेलने के लिए आई है और आपके भी उसने भी अटैक करना है, बट आपने अपनी इंटेंट तो वही रखनी है ना। अगर आप इस इंटेंट के साथ खेलेंगे तो आपकी अपनी पॉसिबिलिटी जो जीतने की है वो कम हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये एक मैसेज है बाकी टीममेट्स को भी और बाकी वो प्लेयर जो टीम में आना चाहते हैं उनके लिए भी, कि हमने अगर अब मॉडर्न डे क्रिकेट का पार्ट बनना है तो हमें इस इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलनी है। अगर हम नहीं खेलेंगे तो वी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द टीम। ये इवन थिंक टैंक जो मैनेजमेंट है, जो हेल्म ऑफ अफेयर को लोग बोर्ड के अंदर डील कर रहे हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि हमें सिलेक्शन करते हुए अब इन क्राइटेरिया का ख्याल रखना है। और जिस तरह है ना, मैंने शायद कल भी डिस्कशन में हमने किया था बात कि मैंने बोर्ड के काम से पूछा कि आपने यही लड़के क्यों सेलेक्ट किए। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी बात हो रही थी कि उन्होंने सिलेक्शन सही नहीं की। उन्होंने कहा जी टैलेंट ही नहीं, यही लड़के हमारे पास अवेलेबल थे। टैलेंट आपको नजर आया, एक बच्चा था, उसने परफॉर्म किया। ये आपको इसकी हाईलाइट अगर कोई बंदा देख ले PSL के अंदर इनिंग्स भी, तो उसने इसी तरह की शानदार इनिंग्स 2-3 खेली हुई है। होता क्या है कि जब कोई आपका यंगस्टर होता है तो उसको आपने कॉन्फिडेंस देना होता है। प्लेयर हमेशा बनाए जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, क्रिकेट में अगर किसी बैट्समैन को खराब करना हो तो उसके आप ना बैटिंग ऑर्डर शफल करना शुरू कर दें। आज उसको ओपन करवाएं, कल उसको 3 नंबर पे भेजें, परसों 5 नंबर पे भेजें। आप मेरे से लिखवा लें, आप किसी भी बैट्समैन को करके देख लें, वो 110% फ्लॉप होगा। आप विराट कोहली के साथ कर लें, आप देखें दुनिया के जितने टॉप के बैट्समैन हैं वो अपना बैटिंग ऑर्डर नहीं चेंज करते। विराट कोहली शुरू से नंबर 3, ठीक है। बाबर आजम ODI में शुरू से नंबर 3, ठीक है। विलियमसन शुरू से नंबर 3, जो रूट शुरू से नंबर 3, रिकी पॉन्टिंग था नंबर 3, तेंदुलकर था नंबर 4। जो मतलब उनको लगता है कि ये हमारा स्लॉट है, क्यों वो किसी और बच्चे को नहीं देते? क्वेश्चन आता है ना, अगर आप दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हैं तो फिर तो आपको हर नंबर पे आगे परफॉर्म करना चाहिए। अगर बाबर आजम खुद समझते हैं कि मैं पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन हूँ, हम भी मानते हैं बेस्ट बैट्समैन हैं, तो फिर आप अपनी ओपनिंग स्लॉट क्यों नहीं छोड़ते? और यंग लॉट को क्यों नहीं चांस देते? आज आप मॉर्निंग शो में भी यही बात कर रहे थे कि इतना पोटेंशियल है और यंग लॉट में इतना ज्यादा पोटेंशियल है। फिर आपने कुछ नाम भी हमें गिनवाए। जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल हमेशा बात कर रहा हूँ 2 प्लेयर्स की जो आपका फ्यूचर स्टार है। जैसे एक हारिस को हम ODI या T20 की नाम तक मैं बिल्कुल रेट करता हूँ, ये ही शुड बी द पार्ट ऑफ द टीम। और दूसरा कामरान गुलाम, जिसने पिछले सीजन के अंदर 37 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। वो टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है,
फिर अब्दुल्ला शफीक जो T20 के अंदर भी अपने पहले डेब्यू के अंदर सेंचुरी की, वैसे भी उसने अगर एक ए टीम के साथ था तब भी उसने पहले मैच में स्क्रैच स्कोर किया। और पाकिस्तानी टेस्ट टीम का आबद अली की जो हेल्थ इश्यूज से उसके बाद वो जब पार्ट बना तो उधर भी परमानेंट मेंबर है अब। आपने देखना होता है कि आपके कौन से लड़के टेक्निकली साउंड है, किन के अंदर स्किल लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और वो तेज भी खेल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अपनी सीटों को बचाने के लिए, अपने नंबरों को बचाने के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते किसी नए यंगस्टर को। आपने देखे कि इन्हीं दोनों लड़कों ने लाहौर कलंदर को टाइटल जितवाया इस दफा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, इन्होंने अब्दुल्ला शफीक ने टॉप ऑर्डर से और कामरान गुलाम ने नीचे से आके रन्स करता था और लाहौर कलंदर की विक्ट्री में बहुत खासा अच्छा रोल था इन दोनों का। तो आपने जब एक दफा टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया, एज कम है, आप उनको मोल्ड कर सकते हो, जिस तरह करना चाहेंगे आप बना सकते हो। जब 3-4 साल इनकी अगर लेट्स सपोज क्रिकेट वेस्ट होगी तो फिर 26-27 में जाके आप प्लेयर मेकिंग नहीं कर सकते। और इरफान साहब फिर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता ना। आप एक इंसान का कॉन्फिडेंस जब इतना शटर कर देते हैं, जब आप उनको चांस ही नहीं देते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। कोई भी काम दुनिया में आप कर रहे हो ना तो आपका एक मोमेंटम होता है, आपकी फॉर्म लगी होती है। इवन हम जो ये काम कर रहे हैं ना, अगर आज हमसे बोला जा रहा है, हमें अगर लेट्स सपोज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हम घर बैठ जाते हैं, तो हम नहीं लग काम करते जाएगा। हैं। हमें क्या होगा कि हमारी जो एक फ्लुएंसी बनी हुई है बात करने के लिहाज से, हमारा एक रिदम बना हुआ है, वो ब्रेक हो जाएगा, फ्लो टूट जाएगा। फ्लो टूट जाएगा। फिर शायद हम 7-8 मंथ के बाद दोबारा ये काम कर रहे होंगे तो हमें थोड़ा सा फिर दोबारा बनने में टाइम लगेगा। तो प्लेयर्स की तो वैसे ही लाइफ जो होती है, वो जो एवरेज आप स्पैन कह लें, दैट इज 10 to 15 ईयर्स मैक्स। बैट्समैन का आप कह सकते हो 13-14 ईयर तक जा सकता है, बट बॉलर्स का तो शायद 10 ईयर का होता है। उसमें अगर आप उसकी पीक को वेस्ट कर देते हो ना, आप उसकी जो पीक टाइम पीरियड है वो आप उसका वेस्ट कर देते हो, तो फिर वो चीज़ नहीं रहती। जैसे इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल अगर हम बात करें तो मोहम्मद आमिर की है। मोहम्मद आमिर जब टीम में आए और किस तरह की पूरी दुनिया को डेवास्टेटिंग बॉलिंग के साथ उन्होंने हिला दिया, छा गए वो जब 5 साल का उनके बैन लगा, वो उसके बाद आए तो हमने आल दो कि उन्होंने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया, बट वो चीज जो उनकी स्पार्क जो था, जो एनर्जी थी, जो पैशनेट थे और जो स्पीड थी, वो सब में थोड़ा डिफरेंस हमें नजर आया कि वो नहीं है। फिर भी मेरा मानना यह है कि अभी भी वो इंटरनेशनल कमोडिटी के लिहाज से बेस्ट है, आपके पास अवेलेबल बंदा है। तो यही इसीलिए हम बात करें कि इन लड़कों को आपने साथ रखना है। टैलेंट आइडेंटिफाई कर दिया, आई होनी चाहिए, आप उसे गैदर करें, उनको साथ लेके जाएं, कॉन्फिडेंस से, क्योंकि जो ऑलरेडी इस 16 लड़कों का स्क्वाड है ये भी हमारा है, हम इनको भी ऑन करते हैं, ये भी हमारे लड़के हैं। बट मसला ये है कि एंड ऑफ द डे हम सब का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप देखेंगे ना, आज भी हम जो अभी भी बात कर रहे हैं, हमारा इसके पीछे भी एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि शायद ऐसी कोई बात कर दें जो किसी के माइंड में नहीं है, जो व्यूअर भी सुनना चाह रहा है, क्या कि आप पूरी नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी टीम जीते। यही बोर्ड का भी होना चाहिए, यही सबको होना चाहिए। तो आपने देखना है कि इन लड़कों को हमने चांस दिया, ये शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, आप उनको भी कॉन्फिडेंस दें कि आप भी अच्छे थे तो टीम में आए, आप डोमेस्टिक में जाएं, अपनी जो भी आपके प्रॉब्लम थे या जो चीज़ें आपको लगता है कि लूप होल्स, उसको एड्रेस करें। वंस यू आर बेटर, ठीक है, तो वी विल कीप एन आई ऑन यू, वी विल गेट यू बैक। हो सकता है इन बच्चों में से भी कोई उस तरह परफॉर्म ना कर सके, बिकॉज क्रिकेट तो अनप्रेडिक्टेबल है, ये लाजमी थोड़ी ही है, लेकिन उनका राइट तो है ना उनका खेलने का। ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनका राइट है खेलना। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप हारी जा रहे हैं, वो परफॉर्म भी नहीं करी जा रहे, आप फिर भी खिलाई जाए, तो आपने रिप्लेस करना होता है। देखिए, दुनिया के हर डेजिग्नेशन के लिए रिप्लेसमेंट होती है, आपका सिस्टम एक चलना चाहिए। और इस क्रिकेट के सिस्टम के अंदर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी तमाम स्पोर्ट्स खत्म हो चुकी हैं, हॉकी देख लें, स्क्वॉश देख लें, ये मैं बात एम्फेसाइज इसलिए करूँ, खत्म क्यों हुई। कभी आप एक लम्हा सोचेंगे ना कि हम तो स्क्वॉश में अभी तक जितने टाइटल है दुनिया में किसी के पास नहीं है, किसी स्पोर्ट्स में भी नहीं है, किधर गई। अच्छा, फिर हम हॉकी की देखेंगे, इतने नेशनल खेल आज खेलता ही कोई नहीं है। हमेशा आपकी स्पोर्ट्स लाइव रहती है विक्ट्रीज के साथ। आपको अगर विक्ट्रीज मिलती रहती हैं तो आपके जो यंगस्टर न्यू जनरेशन आ रही होती है, वो अपने रोल मॉडल को उनको देखती है। उनको देखने से बच्चा ल्योर होता है, ल्योर होके वो खेलना शुरू करता है और फिर आपके नए सुपरस्टार पैदा होते हैं। जब आपको विक्ट्रीज नहीं मिलती तो आपकी न्यू जनरेशन के लिए रोल मॉडल खत्म हो जाते हैं। फिर वो, अब तो वैसे ही एरा बड़ा चेंज होता जा रहा है, बच्चे ऑलरेडी इन चीज़ों से हटके मोबाइल और इंटरनेट और ये दूसरी एक्सेट्रा चीज़ों में चले गए हैं, ग्राउंड की तरफ कम जा रहे हैं, जो कि अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया बन सकता है फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। बट हमें विक्ट्रीज की मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि अगर आपने एक जो स्पोर्ट आपके पास रह गई है उसको लाइव रखना है, बचाना है, तो आपको विक्ट्रीज चाहिए। विक्ट्रीज खुदा ना खास्ता ना मिलनी शुरू हुई, आप देखेंगे आपका जो इंटरेस्ट है लोगों का वो डिक्लाइन की तरफ जाना चालू हो जाएगा। चले, हमने से लोग जो है, हमने तो फिर भी देखना है, बट बच्चा नहीं देखेगा।
अच्छा, बच्चा तभी देखेगा जब उसको मैच पाकिस्तान जीता हुआ नजर आएगा, आपकी टीम टॉप पे होगी, एटलीस्ट टॉप 3 के अंदर आपको नजर आएंगे, तो फिर बच्चा कहेगा यार पाकिस्तानी प्लेयर सुपरस्टार है, पाकिस्तान जीते हैं। और तो बड़ी अच्छी बात की इरफान साहब आपने कि यंग लॉट को जब तक हम चांस नहीं देंगे, जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम उनको मौका नहीं देंगे और हम उनको एक शेल से बाहर नहीं निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और मुझे लगता है आपको नहीं लगता कि हमारी टीम का एक और भी फ्लॉ है कि वो इंडिविजुअल क्रिकेट खेलते हैं, वो अपने रिकॉर्ड सेट करने के चक्कर में होते हैं। अगर एज टीम खेलना शुरू कर दें, कौम के लिए खेलना शुरू कर दें और वो टीम स्पिरिट उनमें आ जाए कि जी हमारी टीम ने जीतना है, ना कि हमने अपना कोई इंडिविजुअल रिकॉर्ड सेट करना है। देखिए मैं 100% तो नहीं कह सकता, इंटेंट की बात तो नहीं, हम किसी की इंटेंशन नहीं जा सकते, जाना तो बहुत मुश्किल चीज है। हमें आपने जो बात की है हमें रिजल्ट में नजर आ रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, परफॉर्मेंस में भी नजर आ रही है। ठीक है, आप जितनी मर्जी चाहे उस पे जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, किस्म की कसमें खा रहे हैं आप, आपको फील आ रहा है कि भाई अब कसम रह गई पीछे, अब हम इसको ऐसे ही जस्टिफाई कर सकते नहीं, हम अपने लिए नहीं खेलते टीम। भाई आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपके रिजल्ट में नजर आनी चाहिए, नजर आए। आप अगर एक 10-15 की क्रिकेट खेल रहे हो और आपका टारगेट है एंड ऑफ द डे पाकिस्तान हारा और अच्छा आपका स्कोर हाईएस्ट है किसी इवेंट के अंदर और आप रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 2 आ रहे हो, तो टीम हारी है तो उसका कोई फायदा नहीं। मैं उसकी एग्जांपल इस तरह रिलेट करता हूँ कि आप डेविड मिलर देखें, T20 का बेस्ट प्लेयर, वार्नर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, जो रूट दुनिया का नंबर 1 प्लेयर में अंदर, आप देखेंगे इनमें से कोई भी टॉप 10 में नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, अगर इनको रैंकिंग प्यारी होती तो ये भी आपके 110-15 की क्रिकेट खेलते, ये हमेशा 200 स्ट्राइक रेट की क्रिकेट क्यों खेलते हैं? क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने जितना भी रन स्कोर करना है 25, 30, 50 व्हाटसोएवर, हमने तेज खेलना है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है तेज खेल के अपने टीम को मैक्सिमम रन्स प्रोवाइड करने हैं और ओपोजिशन को गिराना है। अगर आप वो रैंकिंग के उन चक्करों में पड़ जाएंगे, ये देखें आप कॉन्शियसली कर रहे हैं या अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, somehow you are doing और उसका रिफ्लेक्शन people are noticing। अब तो वो जितना फास्ट स्टैट्स और हर चीज आपके पास मोबाइल के अंदर 1 मिनट के अंदर सारे स्टैट्स निकल आते हैं। अब तो वो ऐसी चीज ही नहीं रही कि आपका ये स्कोर था, टीम इस तरह ने, आपने क्या किया, टीम का क्या रहा, आप हारे कितने, आपके स्कोर कितना, मतलब अब तो आपको कोई ज्यादा डाटाबेस एनालिस्ट चाहिए नहीं जो आपको प्रोवाइड करे, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। तो इनको भी ये चाहिए कि अपनी इस चीज से बाहर आए। और अब मैं एक आपको बताऊं, कुदरत का निजाम बड़ा जबरदस्त किस्म का है। जब आपकी सोच अपनी लाइफ से बढ़ के आती है ना, आप किसी के लिए या कंट्री के लिए करते हो, तो आपको इज्जत ऑटोमेटिकली मिलती है। वो आप छोड़ दें कि आपको क्या मिलेगा, आप शायद इंडिविजुअल जितने मर्जी बड़े नाम पैदा कर लें, आपका जो अगर खुदा न खास्ता आपकी इंटेंशन में कहीं ना कहीं मसला है ना, तो कुदरत का निजाम ऐसे आएगा कि यू वोंट बी एनीवेयर, एक्सपोज हो जाएंगे। तो आपने यही देखना है। आज मुझे बताएं कि क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा नाम, जैसे हम 90s के अंदर बात करते हैं, सर वेवर रिचर्ड का आता है, इमरान खान का आता है, ठीक है, इनके रिकॉर्ड बता दें, कोई ऐसा एक रिकॉर्ड आपको रिकॉर्ड नहीं माइंड में आएगा कि जो हाईएस्ट विकेट टेकर है, हाईएस्ट रन स्कोरर है, हाईएस्ट क्या थे, दलेर थे, कंट्री के लिए खड़े होते थे, स्टीव वॉ की मिसाल दें, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आप जब भी बात करेंगे तो कंट्रीज के अंदर आपको पहला नाम नजर आएगा ऊपर, बिल्कुल, ठीक है, नीचे भरमार होगी प्लेयर्स की जिनके पास रिकॉर्ड की लिस्ट है, उनको कहीं भी रेड नहीं किया जा सकता। उस टाइम पे किया, उसके बाद दुनिया भूल गई। हमेशा उसको याद रखा जाता है जो अपनी नेशन को जिताता है, उसके लिए फाइट बड़ा इवेंट जो है जीत के अपने नाम करता है। बिल्कुल। तो बेन स्टोक की अभी मिसाल अगर हम रिसेंट टाइम के अंदर देख लें, उस लड़के के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसने जिस तरह इंग्लैंड को फाइनल जिताया और जब भी वो खड़ा होता है अपनी टीम को जिताता है, उसका रिवॉर्ड ये मिला कि उसको कैप्टनसी दे दी गई इंग्लैंड की टेस्ट की। तो ये आपको अपनी लार्जर देन लाइफ वाला जो प्लेयर, मैं अक्सर एग्जांपल कोट करता हूँ, ये वही होगा जो अपनी जात से बढ़ के कंट्री को सोचेगा, उसको देखेगा और उसके लिए जान लगाएगा। मैंने कहा कुदरत का निजाम आपसे नाइंसाफी नहीं कर सकता, ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। वो आपने अगर आपने ऑनेस्टी के साथ चले हो तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि हम अगेन वी डोंट ब्लेम ऑन एन इंटेंशन, वी डोंट से, बट यस वी नीड योर इंटेंशन एज वेल। आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, वो हमें मोटिव नजर आना चाहिए, आपका वो इंटेंट नजर आनी चाहिए हमें कि आप बिल्कुल एज टीम खेल रहे हैं। जी अच्छा इरफान साहब, ग्रीन शर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, क्या लग रहा है, क्या कोई पॉसिबिलिटी अभी भी आप देखते हैं, क्योंकि आप पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़े पॉजिटिव आप नज़र आ रहे हैं, आई रियली लाइक दैट अबाउट यू,
हमारे अंदर एक पेट्रियाटिक अप्रोच होती है, हम नेशनलिस्टिक अप्रोच से सोच रहे होते हैं, लेकिन आप फिर साथ में फैक्ट्स के थ्रू हमें गाइड कर रहे होते हैं कि ये अगर पॉसिबिलिटी बन जाए तो पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब बताएं कितने हमारे ब्राइट चांसेस हैं सेमीफाइनल में जाने के? देखिए ब्राइट तो नहीं है, ब्राइट तो बिल्कुल नहीं है, बट इट्स जस्ट मेयर रे ऑफ होप कह सकते हैं हम। छोटी सी एक किरण बाकी है अभी। उसी पे मैं बात करता हूँ। लोग बिल्कुल एक मैच हारते हैं, जो होन नहीं आगे जाते ऐसे तो मुक गया सारा कुछ। अच्छा वैसे इरफान साहब, कल से अब ये बात होना शुरू हो गई है कि अब चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है, व्हाट इफ बट की अब वो पॉसिबिलिटीज निकलना शुरू हो गई हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बताता हूँ कि ये ऐसे हो जाए जैसे बांग्लादेश से अगर भारत जीत जाता तो हमारे पास बहुत चांस था, या भारत साउथ अफ्रीका को हराता वो बहुत बड़ा चांस था, फिर हमने अपने मैचेस सिर्फ जीतने थे। अब वो क्योंकि दोनों सिनेरियो नहीं हुए, तो अब ये है कि अभी भी हम दूसरी ओपोजिशन के ऊपर थोड़ा सा लड़ाई कर रहे हैं। परसों हमारे ग्रुप के डिसाइडर आएंगे, उसमें पहला मैच जो होगा उसमें देखना पड़ेगा अगर हम साउथ अफ्रीका का और जो ओपोनेंट है हमारे पास उनके अगेंस्ट के अगर वो उनमें से अगर कोई जीता है तो फिर साउथ अफ्रीका की या बारिश आ जाती है तो उसमें भी बारिश आ जाती है तो उसमें भी है कि उनका एक एक पॉइंट मिलेगा। तो हमारे पास फिर हमारा मैच जो बांग्लादेश के साथ होगा उसमें फिर हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। बारिश तो नहीं है फोरकास्ट में, फोरकास्ट तो हमने देखा है कि क्लियर आ रहा है। हाँ जी, लेकिन अगेन वेदर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा, पहले मैच में वो ऑप्शन है कि या रेन आ जाए या वो साउथ अफ्रीका मैच हार जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज स्टैंडिंग ऑन द फिफ्थ ऑन द नंबर 1 राइट नाउ, बट ऑन नंबर 2 बट दे हैव 5 पॉइंट्स, वी हैव 4। तो अगर बारिश भी आ जाती है तो उनके आ जाते हैं 6 पॉइंट। अगर हारते हैं तो ऑब्वियसली फिर उनका पॉइंट मिलेगा ही नहीं उनको। हमने अपना मैच बांग्लादेश से जीतना है, वो अगर जीते हैं तो वी विल बी हैविंग 6 पॉइंट्स और बड़े अच्छे मार्जिन के साथ हमने ये मैच जीतना है। और रन रेट अगर तो साउथ अफ्रीका किसी तरह हार जाती है तो फिर तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ मैच जीतना है, क्योंकि फिर हम क्वालिफाई कर जाएंगे। बट हमारे माइंड में एक ऑप्शन जरूर होगी कि हमने मार्जिन से जीतना है। उसकी रीजन ये है कि अगर लेट्स सपोज जो साउथ अफ्रीका अपना मैच जीत जाता है, फिर एक आपके पास थर्ड मैच की तरफ आपने नजर दौड़ानी है कि जिम्बाब्वे किसी तरह भारत को हरा दे। अगर जिम्बाब्वे हरा देता है तो दे आर हैविंग द सेम पॉइंट एज वेल, वो भी 6 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल पे होंगे, हम भी 6 पे होंगे। फिर हमारा और भारत का देखा जाएगा कि किसके रन रेट अच्छा है। तो भारत को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये भी है, एक तो सिर्फ मैच जीतना है, दूसरा उनको ये है कि रन रेट पे भी उनकी नजर होगी, क्योंकि उनके वो लास्ट में हमारे बाद मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके पास एक पूरा आइडिया क्लियर होगा कि हमें कितने रन्स बना के भी वी आर सेफ, कितना रन रेट चाहिए। तो ये दो एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने जब मैच खेलना तो हमें एक बहुत बड़ा टोटल करने की कोशिश करनी है, ताकि एक जो एक आउटसाइड चांस छोटा सा है, यू नेवर नो इन क्रिकेट, और फेट अगर हमारे लिखी हुई नाम के साथ तो शायद इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं फाइनल्स की। क्या लगता है कि कौन सी 2 टीम्स हैं जो क्वालिफाई करेंगी फॉर द फाइनल? देखें, आज जो मैच न्यूजीलैंड का और आयरलैंड का खेला जा रहा है, इसमें तो मेरा ख्याल है एक सेमीफाइनल्स हमें पहले नजर आ चुकी हैं, वो क्लियर है कि न्यूजीलैंड कर जाएगी। दूसरा फिर देखना पड़ेगा, 2 मैचेस होने हैं, एक इंग्लैंड का श्रीलंका के साथ कल होगा, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया का आज अफगानिस्तान के साथ खेला जाएगा। इन दोनों मैचेस के अंदर भी सेकंड सेमीफाइनल्स देखा जाना है। इंग्लैंड को अगेन थोड़ा सा मार्जिन इस तरह जा सकता है कि इंग्लैंड को आज पता चल जाएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो कितने रन से जीता और क्या उनका रन रेट है, और हमने कितने रन रेट से करेंगे तो हमें वी कैन क्वालिफाई। तो एक्स्ट्रा एडवांटेज जो मुझे नजर आ रहा है वो इंग्लैंड के पास जाएगा, क्योंकि उनका मैच कल है। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है। पहले हम सेमीफाइनल्स की बात कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आर द फेवरेट, कि उनके पास ऑप्शन लग रही है कि वो दे कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। हमारे ग्रुप के अंदर अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि ज़्यादा ट्रिकी है हमारे लिए, बहुत मुश्किल है, बट एक थोड़ी सी उम्मीद और एक उम्मीद कह सकते हैं, होप है कि शायद अल्लाह करे कि हम पहुंच जाएं। वैसे तो यही तीनों टीमों में से कोई एक टीम आगे जाएगी, 2 टीमें आगे जाएंगी। फाइनल के लिहाज से मेरा ख्याल मंडे को ना कर लें बात कौन सी ठीक हो गया, ताकि हम सेमीफाइनल्स आ चुके होंगे, फिर उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बात कर लेंगे, हम ज्यादा अच्छा एनालिसिस जो है वो लोगों के सामने पेश करेंगे। बट क्रिकेटिंग सेंस में जिस तरह की क्रिकेट न्यूजीलैंड खेल रही है, आई विश के न्यूजीलैंड इस दफा, पहली विश तो हमारी ओबियसली पाकिस्तान है और एज ए पेट्रियोटिक, हाँ, लेकिन न्यूजीलैंड जिस तरह की
लास्ट 3-4 ईयर से क्रिकेट खेल रही है। They deserve. दे डिजर्व के दे शुड बी द वर्ल्ड चैंपियन एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच इरफान ज़ही साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। और इरफान ज़ही साहब को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।